हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग आज ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लगता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्यों मैं बताऊँगा आगे। और बहुत सारे जब मैं लॉ स्टूडेंट से मिलता हूँ या फिर उनसे बातें होती है मेरी, तो वो लोग बताते हैं यार समझ ही नहीं आता है, ऊपर से जाता है सारा। बट आप यदि अच्छे से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा मैं आज आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। आपको मैं आज जो ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा, जितना भी मिनट का होगा, 40-50 जितने भी मिनट का होगा, एक्चुअली मेरा थोड़ा लंबा ही होता है, जितना भी मिनट का होगा आप पढ़ना, फिर मुझे बताना आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ में आया कि नहीं आया। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। जितना लोग टफ बनाते हैं ना, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारा मीम्स देखा है और अच्छा भी होता है यार, कोई बात नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, आप पढ़ के देखो, आज आपको समझ में आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। तो देखो इस वीडियो में मैं क्या सब कवर करूंगा, अभी आप जितना भी मिनट देने वाले हो। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये समझ में आपको नहीं आया ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, तो फिर आप पूरे साल ऐसे घूमते रह जाओगे। मेरा बस एक सजेशन है आपके लिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी पेपर पढ़ते हो, सबसे पहले आप उसको समझो वो है क्या। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप ये तो समझो हिस्ट्री होता क्या है, तो फिर आप हिस्ट्री के अंदर जाओ, फिर वो पढ़ने में मन लगेगा। तो सेम इसी तरह से सबसे पहले हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का। फिर हम लोग सब, बहुत सारे लोगों को ये लीगल थ्योरी क्या है ये पता नहीं होता है इसमें, और ज्यूरिस्प्रूडेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी में। तो आई होप आप थोड़ा बने रहना मेरे साथ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, लॉ क्या होता है। यदि आप ये चीज समझ गए लॉ क्या होता है, फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, जितना भी मिनट होगा 40-50 मिनट आप बने रहना, आपको बहुत मजा आने वाला है आज। तो देखो यहां पे मैंने कुछ पिक्चर्स लेके रखा है, आप इधर देखो। यहाँ पे देखो एक स्कूटर वाला है, इधर एक कार वाला है, इधर एक पुलिस है, और यहाँ भी देखो एक स्कूटर वाले भाई साहब हैं नहीं दिख रहा है तो अच्छे से देखो यहाँ पे, और ये इनका ना चालान काट रहे हैं। इसी तरह से इधर भी सेम है, ऊपर ये पुलिस ऑफिसर है, देखो यहाँ पे देखो ये पुलिस ऑफिसर, ये कार वाला एंड ये स्कूटर वाला, दोनों का चालान काट रहा है। अब यहाँ पे देखो आज ये लोग सारे लोग घर से निकले और इन सारे लोगों का चालान कट गया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो भाई साहब हैं, अभी जहाँ मैं ब्लैक पेन जाएगा देखना वहाँ पे, ये स्कूटर वाले भाई साहब ये हेलमेट नहीं लगाए हैं, देखो ना हेडफोन लगा के चल रहे हैं भाई साहब, और ये कार में बेल्ट नहीं लगाए, तो चालान कट गया इनका। और नीचे ये भाई साहब भी हेलमेट नहीं लगाए हैं, तो इनका भी चालान कट गया। अब देखो यहाँ पे लॉ क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना, वैसे डिफिनेशन नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, बट थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लो। लॉ इज कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच रेगुलेट सोसाइटी एंड पीपल। ये पढ़ लिया ना आप, सेम चीज यहां भी है। लॉ इज कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, लॉ इज बेसिकली, लॉ इज अ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच रेगुलेट सोसाइटी, या फिर विच रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ये आप पे डिपेंड है। तो खैर अब यहां से आपको मैं थोड़ा लॉ समझाता हूं। क्या यहाँ पे आप पूरा पिक्चर्स देख लिए, क्या कैसे सीन है यहाँ पे। अब देखो लॉ क्या होता है। बेसिकली ये मोटर व्हीकल एक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो मोटर व्हीकल एक्ट क्या है ये आपको मैं बता दूं, ये एक लॉ है, ठीक है। इसमें मोटर व्हीकल से रिलेटेड लॉ है, ठीक है। इसमें लॉ में भी, चलो मोटर व्हीकल एक्ट एक लॉ है, और इसमें क्या है ना, इसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स है, ठीक है। इसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स है। ये देखो, ये जो आपने यहां पे देखा ना कलेक्शन ऑफ रूल्स, और ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, इसमें बहुत सारा रूल्स है, बहुत सारा रेगुलेशन है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो, इसमें एग्जांपल एक क्या है, यदि आप इसमें एक रूल मैं बता रहा हूं, इसमें 2 रूल बताता हूं अभी मैं आपको। इसमें 2 रूल क्या है, यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो आपका 1000 का चालान कट जाएगा,
चलो वेरी गुड। एक इसमें रूल और क्या है, यदि आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो 1000 रुपीज़ का आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, तो आज अकॉर्डिंग टू ये रूल, ये जो आप रूल देख रहे हो ना, इस रूल के अकॉर्डिंग आज इन लोगों का सबका 1000 रुपीज़ का चालान कट गया। यहां तक पिक्चर क्लियर है? अब देखो, इन लोगों का सबका चालान कट चुका है। अब नेक्स्ट डे जब ये सारे लोग आएंगे, चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। अब जब ये सारे लोग नेक्स्ट डे आएंगे ना, तो ये लोग प्रॉपर ये भाई साहब हेलमेट लगा के आएंगे, ये बेल्ट लगा के आएंगे, और ये भाई साहब स्कूटर वाले भी हेलमेट लगा के आएंगे। अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इनको पता चल गया यार ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, इसमें एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, यदि हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा चालान कट जाएगा। तो देखो इनका बिहेवियर पहले कैसा था, देखो ये स्कूटर वाले भाई साहब का बिहेवियर क्या था, ये हेलमेट नहीं लगा रहे थे, लेकिन आज से ये हेलमेट लगा के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चला, है ना, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में इनको पता चला, और ये कल से इनका बिहेवियर देखना भी कैसे चेंज होगा। ये भाई साहब कार वाले, ये भी कल से बेल्ट लगा के आएंगे, देखो इसका भी बिहेवियर चेंज होगा। ये कार वाला का कैसे चालान कटा, इसको पता चला कि अरे भाई ये तो रूल्स है, कार में चलने टाइम बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो देख रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे सब लोगों का बिहेवियर को, कंडक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे रेगुलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे ये भाई साहब का चालान कट गया हेलमेट नहीं लगाने से। अब देखना इसका बिहेवियर नेक्स्ट डे कैसा होगा, नेक्स्ट डे इसका कंडक्ट रखना। ये जो ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे, देखो ये कल से जब अब आएगा ना, तो ये हेलमेट लगा के आएगा। देखो इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? ड्यू टू कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। तो अच्छा, ये इसको हम लोग क्या बोले थे, मोटर व्हीकल एक्ट। ये क्या है? ये लॉ है। ये क्यों लॉ है? क्योंकि इसमें बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो लॉ क्या होता है? लॉ बेसिकली कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। सपोज कर लो मैं बोल रहा हूं कि ये लॉ है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करेगा, ह्यूमन का बिहेवियर को, ह्यूमन का कंडक्ट को रेगुलेट करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जांपल दिया, मोटर व्हीकल एक्ट से, और यहाँ पे सारे ह्यूमन का बिहेवियर आप देख रहे थे कैसे चेंज हो रहा था। तो लॉ कुछ भी नहीं करता है, लॉ बेसिकली ह्यूमन का बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जैसे कि आईपीसी में एक रूल है, आप मर्डर करोगे तो आपको जेल हो जाएगा। तो हम लोग का देखो बिहेवियर कैसा, हम लोग मर्डर करते हैं किसी का? नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यदि मैं मर्डर करूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन मैं यदि करूं, इसके बारे में एक और वीडियो मेरे चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो, जहां पे मैंने लॉ को ही एक्सप्लेन किया है, तो वहां और अच्छे से देख सकते हो। मैं कंक्लूड कर देता हूं यहाँ पे कि लॉ बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है। यदि मैं किसी को भी लॉ बोलूं, जैसे ये मोटर व्हीकल एक्ट को मैं यहाँ लॉ बोल रहा हूं, तो मोटर व्हीकल एक्ट में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रूल्स होगा, बहुत सारा यहाँ पे रूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। और ये मोटर व्हीकल एक्ट क्या कर रहा था, ये देख रहे हो यहाँ पे सबका बिहेवियर को चेंज कर रहा है। देख रहे हो सबका बिहेवियर को कैसे रेगुलेट कर रहा है ये मोटर व्हीकल एक्ट। और ये मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल्स, सिंपल। तो लॉज जो होता है, इससे ह्यूमन बीइंग का, पीपल्स का, सोसाइटी का जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट है, वो रेगुलेट करा जाता है लॉ से। ये ध्यान रखना, लॉ बेसिकली रेगुलेट करता है, बस दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल है, आसान भाषा में मैंने कोशिश किया है कि आपको ये समझा दूं। आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। यदि आप लॉ समझ गए हो तो अब आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग और भी अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आप ये जो वर्ड देख रहे हो ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये इंग्लिश वर्ड है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस इंग्लिश वर्ड है, इसलिए आपका बुक किस चीज में, इंग्लिश में है ना। इंग्लिश में आप क्या देखते हो लिखा हुआ, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। तो इंग्लिश वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस, आप इसको ध्यान रखो। ये इंग्लिश वर्ड है, बट ये आया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा? ज्यूरिस्प्रूडेंसिया। ठीक है, यहां आप देखो ज्यूरिस्प्रूडेंसिया वर्ड से हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट आया। ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड जो आप देखते हो ये इंग्लिश वर्ड है, और ये आया है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंसिया दो वर्ड से बना हुआ है, जूरिस प्लस प्रूसिडेंसिया। देखो जूरिस आया जो है ना ये वर्ड, ये आया है, एक वर्ड होता है जस,
लैटिन में एक वर्ड होता है जस्ट, जस्ट का मीनिंग होता है लॉ, जस्ट का मीनिंग होता है लॉ, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। एंड प्रोसिडेंसिया का मीनिंग होता है नॉलेज या फिर स्किल, स्किल, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, दो वर्ड से आया है, जुरिस, जुरिस, और जूरिश वर्ड भी कहां से आया है, जस। तो आप जब भी लॉ पढ़ोगे ना आपको बहुत जगह मिलेगा, जूरिस, लस, जस, ये बहुत जगह मिलने वाला है। तो आपको हमेशा उसका मीनिंग क्या समझना है, लॉ की बात हो रही है, ठीक है। लॉ में बहुत सारा वर्ड लैटिन से आया है, तो आपको जस्ट, जूरिस बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और प्रोसिडेंसिया मतलब बेसिकली प्रोसिडेंस, जिसका मतलब होता है नॉलेज, तो ये ध्यान रखना, प्रोसिडेंसिया मींस नॉलेज। अब जब हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, जूरिस प्लस प्रोसिडेंसिया का क्या मीनिंग निकल के आएगा, दिमाग लगाओ, क्या मीनिंग निकल के आएगा। तो मीनिंग निकल के आएगा हम लोग को नॉलेज ऑफ लॉ, सो सिंपल। तो क्या मीनिंग निकल के आएगा, नॉलेज ऑफ लॉ, या फिर आप ये भी बोल सकते हो स्किल ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो गया नॉलेज ऑफ लॉ। बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस में किसका नॉलेज मिलेगा, देखो आपको वर्ड ही हिंट कर रहा है। तुम जो जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पढ़ोगे भाई, उसमें तुम्हें लॉ का नॉलेज मिलेगा। किसका नॉलेज मिलेगा, जूरिस्प्रूडेंस में किसका नॉलेज मिलेगा, लॉ का, ठीक है। वैसे देखो अब मैं तुम्हें डिफिनेशन समझाने वाला हूं, आई एम श्योर तुमको मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखो नाम से ही क्लियर है, नॉलेज ऑफ लॉ, तो किसका नॉलेज मिलेगा जूरिस्प्रूडेंस में, लॉ का मिलेगा, सिंपल। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो कैसा स्किल डेवलप होगा भाई, देखो स्किल, कैसा स्किल डेवलप होगा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से, तो लॉ का होगा, ऑब्वियस सी बात, यहां पे लिखा हुआ है ना, बहुत सिंपल है। देखो वर्ड में ही सारा कुछ क्लियर है। वैसे जूरिस्प्रूडेंस का कोई यूनिफॉर्म डिफिनेशन नहीं है, बट यहां पे हम लोग कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे। देखो ये डिफिनेशन बहुत आसान डिफिनेशन है, ठीक है, बहुत ही इजी डिफिनेशन है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी जस्ट मैंने बताया ना, कोई भी यूनिफॉर्म डिफिनेशन नहीं है, कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन, कोई एक डिफिनेशन तो है नहीं जूरिस्प्रूडेंस का जिसको आप प्रीफर करो, बट बहुत सारा डिफिनेशन है जूरिस्प्रूडेंस का, और बहुत सारे जूरिस्ट हैं जो डिफिनेशन दिए हैं जूरिस्प्रूडेंस का, बट सारे लोगों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन सबका जो आप क्या बोलते हैं उसको मूल बात देखोगे ना, बेसिकली फोकस कोर पॉइंट देखोगे, तो सबका एक ही कोर होता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग लॉ पढ़ते हैं। आप सारे जूरिस्ट का डिफिनेशन जब देखोगे, सब में आपको एक बात कॉमन मिलेगा, नॉलेज ऑफ लॉ। ये जो अभी आपने पढ़ा ना नॉलेज ऑफ लॉ, ये आपको हर एक जूरिस्ट के डिफिनेशन में मिलेगा। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कुछ जूरिस्ट का डिफिनेशन, जूरिस्ट फिलोसफर जो भी आप बोलते हो ना, तो उसका मैं लास्ट में बताऊंगा, 2-3-4 मैं डिस्कस कर दूंगा। वैसे बहुत सारे हैं, होगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, एक आप पढ़ लेना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है। जूरिस्प्रूडेंस हम लोग किसको पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, लॉ का स्टडी करते हैं, सो सिंपल। तो हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में लॉ का स्टडी करते हैं। देखो लॉ के साथ साथ लॉ में बहुत सारा टर्म होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, पर्सन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, ये सब जो टर्म है, ये सब टर्म कहां पढ़ते हो आप, किसी लॉ में पढ़ते हो, किसी लॉ पेपर आप नहीं पढ़ते हो, सब जगह लिखा हुआ होता है राइट्स एंड ड्यूटीज। ये ड्यूटीज एंड राइट्स क्या होता है, कौन बताएगा भाई। तो ये जो टर्म है लॉ का, ये जो आप टर्म देख रहे हो, ये टर्म बताता है हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस। अब ध्यान रखना, जो कुछ टर्म होता है लॉ का, इसको हम लोग को बताता है जूरिस्प्रूडेंस। अब बहुत सारा लॉ है, ये लॉ आया कहां से, तो ये लॉ का जो कुछ टर्म देखते हो आप, टर्मिनोलॉजी, ये लीगल टर्मिनोलॉजी जो आप बहुत सारा देखते हो, ये इसका भी स्टडी हम लोग कहां करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस में करेंगे। अब देखो लॉज आप पढ़ते हो, ये लॉ आया कहां से है, आपके मन में कभी सवाल नहीं आया, आप जब पढ़ते हो अपने मन में पूछो, हाँ भाई ये लॉ आया कहां से, इसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे। तो आप जो ये जो आपके मन में सवाल आया ना कि सोर्स क्या है भाई लॉ का ओरिजिन क्या है, इसके बारे में आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने वाले हो। कितना आसान है देखो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ लॉ, आखिर लॉ आया कहां से, देख रहे हो। बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस साइंस है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉ के बारे में। सिंपल, सब जगह आपको एक चीज मिलेगा, लॉ लॉ लॉ। कहीं भी डिफिनेशन उठा लो, कुछ भी डिफिनेशन, यहाँ बहुत सारे 6-7 डिफिनेशन मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लगाया, जो सिंपल है, जो आपको आराम से समझ में आए, और सब में आप एक चीज कॉमन देखोगे, नॉलेज ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लॉ अभी मैंने आपको बताया, और बहुत सारा टर्म के बारे में पढ़ते हैं।
बहुत सारा टर्म आपको जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, किसी भी कानून का किताब पढ़ोगे, आपको वहां पर उसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा। उसका डेफिनेशन कहां मिलेगा आपको? ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अभी मैंने बताया ना, बहुत सारा लीगल टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, तो आप ध्यान में रखना कि हम लोग इसमें ना लॉ का नॉलेज लेते हैं, लॉ का नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है ना, इसमें बहुत सारा आपको प्रिंसिपल मिलेगा लॉ का, ठीक है। तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ का बहुत सारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, बहुत सारा जनरल प्रिंसिपल होता है लॉ का, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। कहां पे? ज्यूरिस्प्रूडेंस में। और आप ये भी बोल सकते हो हम लोग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पढ़ते हैं। किसका? लॉ का प्रिंसिपल का। बहुत सारा प्रिंसिपल है लॉ का, आपको उसको पता नहीं चलेगा बुक्स पढ़ोगे तो। जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ का जो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अरे भाई, सब कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ना, तो लॉ का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका भी स्टडी आप कहां करोगे? ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अब हर एक डेफिनेशन में देखो, मैं एक वर्ड हमेशा से यूज कर रहा हूं, लॉ। तो आपको यहां से इतना दूर पढ़ने के बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ। लॉ का जो सिस्टमेटिक स्टडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप हर एक डेफिनेशन में मेरा एक ही बात सुन रहे होगे आप, लॉ का स्टडी। तो इतना दूर पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, हम लोगों को अभी मैं बहुत कुछ आगे बताने वाला हूं, और भी बहुत सारा टर्मिनोलॉजी अभी मैं डिस्कस करूंगा। इतना दूर पढ़ने के बाद मुझे तो एक चीज समझ में आया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लॉ का स्टडी करते हैं, बस, दैट्स ऑल। लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल, लॉ आया कहां से है, लॉ का प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली लॉ का स्टडी हम लोग करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। और पता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या बोला जाता है? लॉ का साइंस बोला जाता है, साइंस ऑफ लॉ बोला जाता है। लॉ का हार्ट और आई भी बोला जाता है। किसको? ज्यूरिस्प्रूडेंस को। जैसे कि देखो, इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जैसे इंग्लिश ग्रामर बुक होता है, सेम उसी तरह से लॉ के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। फिर से सुनो, जैसे कि बहुत सारा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मेरी भाषा, मैथिली, बहुत सारा लैंग्वेज है। और वो जैसे हर एक लैंग्वेज का ग्रामर बुक होता है, ग्रामर होता है ना, सेम उसी तरह से लॉ का जो ग्रामर बुक होता है, समझो ग्रामर जो होता है वो होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्रामर ऑफ लॉ। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला, अभी आपको आइडिया लगेगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या लेके जा रहे हैं? नॉलेज ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस स्टडी ऑफ लॉ। बस इतना दूर में यही कंक्लूजन निकला हम लोगों को। चलो आगे देखते हैं, फिर और भी अच्छे से समझ में आएगा। यदि यहां तक आपको अच्छा लगता जा रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो यार। देखो यहां पे आपका कौन कौन सा क्वेश्चन अभी मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले लॉ क्या होता है ये खत्म हो गया। आप जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, आपके मन में आप जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, वहां पे आपका ये खत्म हो जाएगा, लॉ क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है लॉ क्या होता है, तो लॉ कहां से पता चलेगा? लॉ क्या होता है कौन बताएगा हम लोगों को? तो वो हम लोगों को ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट जो है हम लोगों का वो बताएगा कि भाई लॉ ये होता है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये कौन बताया मुझे? ये बताया कौन? तो ये मुझे ज्यूरिस्प्रूडेंस बताया। मैंने जब ज्यूरिस्प्रूडेंस का बुक पढ़ा तो मुझे ये पता चला, अरे भाई लॉ तो ये होता है। लॉ से ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट करते हैं हम लोग, सॉरी ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो लॉ क्या है ये कौन बताएगा? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा। लॉ कैसे मोरालिटी से डिफरेंस है ये कौन बताएगा? ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा। लॉ का जस्टिस का क्या रिलेशनशिप है ये कौन बताएगा आपको? ये ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा। लॉ का बेसिक नेचर क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारा क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा है, ये सब क्वेश्चन का जवाब कहां मिलेगा आपको? ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद। ठीक है, आप ये भी पढ़ोगे, जब ये ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अरे भाई ये लॉ का नेचर क्या है, लॉ आया कहां से, उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और आप यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, लीगल कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बहुत सारा कुछ बताया था। राइट्स क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, ड्यूटीज क्या होता है, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, ऑनरशिप, पोजीशन, पर्सन, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ये सब चीजें जो आप, ये सब कॉन्सेप्ट आपको सब जगह
आप देखोगे लिखा हुआ, आप सुनते होगे जहां पे राइट्स है वहां पे ड्यूटीज भी होगा। तो ये आखिर राइट्स होता क्या है, कितने तरह के राइट्स होते हैं, ये ऑब्लिगेशन क्या होता है, ये कौन बताएगा भाई, ये बताएगा कौन? तो ये जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। लॉ कौन बताता है हम लोगों को? जूरिस्प्रूडेंस बताता है। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा हो भाई, समझ में आ रहा है। चलो, इतना पढ़ने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताता हूँ, और ये इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको ना और कुछ मैं बताऊँ, फिर इंपॉर्टेंस बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंस लास्ट में बताऊँगा, है ना। देखो, और आपको यदि मेरे से कुछ बात करनी है, कांटेक्ट करना मेरे से, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप मेरे से जुड़ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। आप मेरे को जो आपको पीडीएफ, ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये जो भी नोट्स है मेरा, ये सारा नोट्स मैं टेलीग्राम पे डालता ही हूँ, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करो और जाके ये नोट्स को डाउनलोड कर लो। और जैसे आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको ये पेज दिखेगा, और इस पेज पे आप जाके क्लिक करो, डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओगे। यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। चलो, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ का टर्म है, और यहाँ पे जितना सारा आप टॉपिक देख रहे हो, हर एक टॉपिक पे 1 घंटा का लेक्चर हो सकता है। तो मैं पूरा ब्रीफ में 1-2 मिनट में आपको बताते हुए निकलूंगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी है, टाइम का थोड़ा कमी है, बट हाँ फिर भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर से मैं बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक पे 1 घंटा का लेक्चर लिया जा सकता है, मोर देन 1 आवर भी हो सकता है, बट हाँ। तो ये कुछ टर्म है, अब हम लोग ये देखते हैं। देखो, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंस थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जूरिस्प्रूडेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। आप पहले ये देखो ना, जूरिस्प्रूडेंस हम लोग पढ़ते क्या है। तो जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि आखिर हमारा जो लॉ है, हम लोगों का जो लॉ है ना, ये लॉ आया कहां से है। आपके मन में कभी नहीं आया सवाल? आप लॉ पूछो तो आपको पता चलेगा, अरे हाँ भाई, लॉ यहां से आया है। ठीक है, आप पहले के मन में क्वेश्चन पूछो, हाँ ये लॉ आता कहां से? अच्छा, लॉ आता है तो हमको पता कहां चलता है ये लॉ आया कहां से? तो जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा, हाँ भाई सोर्सेस क्या है लॉ का, यहां से ओरिजिन हुआ है लॉ, यहां से पैदा हुआ है लॉ। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ सोर्सेस है लॉ का जहां से आया। जैसे कि हम लोगों का जो कस्टम होता है वो कुछ टाइम बाद जाके, जैसे बहुत टाइम तक तुम यदि कस्टम को फॉलो करते रहते हो, देखो कस्टम पे भी बहुत लंबा हो सकता है, मैं ब्रीफ में बताता हूँ। हम लोगों का जो बहुत सारा प्रथा होता है, कस्टम होता है, वो कस्टम आगे चल के लॉ बन जाता है। तो बेसिकली एक लॉ कहां से आया हम लोगों को? भाई हम लोगों को लॉ कस्टम से भी आता है, ध्यान रखना। और लेजिस्लेशन से तो आता ही। लेजिस्लेशन मतलब जो पार्लियामेंट में लॉ पास होता है। देखो एक लॉ है, मान लो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? ये लॉ है। तो ये लॉ कहां से आया है? ये पार्लियामेंट से पास होकर ये लॉ बना है। तो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ कौन दिया? तो हम लोगों को ये लेजिस्लेशन दिया, पार्लियामेंट दिया। बहुत सारा लॉ है, जैसे कि हिंदू लॉ है, उसमें बहुत सारा ऐसे लॉ है जो कि हमारा कस्टम से आया हुआ है। तो देख रहे हो लॉ कहां से आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या देखें, लॉ आया कस्टम से, मतलब कुछ प्रथा जो होता है वो प्रथा आगे चल के लॉ बन जाता है। लेजिस्लेशन मतलब कुछ लॉ जो पार्लियामेंट से पास होके बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेशन। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कौन बनाया जी? कहां से आया ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम लोग को पार्लियामेंट से आया। तो देख रहे हो ये लॉ, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये लॉ, ये आया कहां से भाई? ये लेजिस्लेशन से आया। देख रहे हो, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कोई तुमसे पूछे सोर्स, तो लेजिस्लेशन से आया ये। तो इसी तरह से जस्टिस, इक्विटी, ये भी सोर्स होता है लॉ का। कॉन्वेंशनल लॉ, अच्छा अब बहुत लोगों को ये समझ नहीं है। कॉन्वेंशनल लॉ बेसिकली आसान भाषा में ये समझो, जो 2 कंट्रीज के बीच में ट्रीटी होता है, एग्रीमेंट होता है, वो भी कंसिडर्ड होता है एज ए लॉ। मान लो ये इंडिया है, पाकिस्तान है, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया, तो वो जो एग्रीमेंट हुआ ये दोनों कंट्री के बीच में, वो एग्रीमेंट ही लॉ हो जाएगा दोनों कंट्रीज के लिए। तो ये कॉन्वेंशनल लॉ हो गया। तो ये कॉन्वेंशनल लॉ भी बेसिकली आप यहां पे, जैसे बहुत सारे केस में आप देखो, जो कोर्ट्स होता है, कोर्ट का जो जजमेंट आता है, जिसको हम लोग जुडिशियल प्रेसिडेंस बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी क्या होता है? ये भी सोर्स ऑफ लॉ होता है बहुत सारा। जैसे कि आप मान लो सिमिलर केस होता है, उसमें हम लोग रेफरेंस देते हैं ना, सर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था, इसके अकॉर्डिंग ये केस, तो ये है। खैर, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट भी सोर्सेस ऑफ लॉ होते हैं।
केस लॉ के फॉर्म में ये होता है। खैर, और ट्रेडिशनल सोर्स देख लो जैसे कि स्मृति, श्रुतिज, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज, यहां से भी कुछ लॉज बनते हैं, बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा सोर्स ऑफ लॉ। अभी मैंने जस्ट बताया, इस पे 1 घंटा का लेक्चर हो सकता है। फिर जैसे हम लोग जुडिशियल प्रेसिडेंस पढ़ेंगे, लेजिस्लेशन पे 5 पेज पढ़ सकते हैं हम लोग, बहुत लंबा चला जाएगा। बट उसके बाद हम लोग देखो तो आप क्या देखें कि जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग को क्या पता चलता है कि आखिर लॉज आते कहां से हैं। लॉ का सोर्सेज के बारे में कोई तुमको सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा ये? जूरिस्प्रूडेंस में। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग लॉ के बारे में पढ़ते हैं, लॉ आया कहां से है उसके बारे में पढ़ते हैं। और देखो लॉ कितने टाइप के हैं, जूरिस्प्रूडेंस मतलब ही लॉ है, तो लॉ कितने टाइप के हैं ये कहां पढ़ेंगे हम लोग भाई? लॉ का कितना ब्रांच है ये कहां पढ़ने वाले हैं? तो ये भी हम लोग कहां पढ़ेंगे? ये भी हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। जूरिस्प्रूडेंस बुक ही तुम्हें बताएगा कि लॉ 2 टाइप का होता है, 2 ब्रांच का होता है, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। ये कौन बताता है हम लोगों को? ये हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस बताता है कि लॉ का 2 ब्रांच होता है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ये वीडियो आपको यदि देखना है, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसको जा करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आप इतना समझो कि ये जो लॉ का कितना ब्रांच है नहीं है ये कौन बताता है हम लोगों को? तो ये हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस बताता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप प्लीज़ जाओ और उसको देखो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरह से लॉ कितने टाइप का है ये हम लोगों को कहां पता चलेगा? ये भी हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, अरे भाई लॉ तो 2 टाइप का होता है, प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? वैसा लॉ जिसमें कि राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑफेंसेस डिफाइन होता है। एंड प्रोसीजरल लॉ जिसमें कि ये दिया हुआ होता है, यदि आप यहां पे सब्सटेंटिव लॉ को यदि आपको इन्फोर्स कराना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। खैर, इसके बारे में भी मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप जाके देखो, पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद आप जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ने वाले हो? आप ये पढ़ोगे लॉ का क्लासिफिकेशन क्या है, लॉ कितने तरह के होते हैं, लोकल लॉ, पर्सनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, मर्केंटाइल लॉ, इंपरेटिव लॉ, बहुत सारे लॉज होते हैं। अब मान लो कि मुझे पता नहीं है कि फैमिली लॉ क्या होता है, तो कौन बताएगा? तो ये हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। अब मुझे पता नहीं है स्पेशल लॉ क्या होता है, कौन बताएगा? जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। अब मुझे पता ही नहीं है पर्सनल लॉ क्या होता है, तो कौन मुझे बताएगा भाई? मुझे जूरिस्प्रूडेंस बताएगा। ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो चैनल पे वीडियोस आप देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जनरल लॉ जो कि पूरे इंडिया में सबके लिए एक हो, जैसे कि आईपीसी है, वेदर आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी जेंडर को, डजेंट मैटर, यदि आप मर्डर किए हो तो आपको सबके लिए सेम सजा है। तो ये क्या हो गया? जनरल लॉ हो गया। स्पेशल लॉ जैसे कि SC ST एक्ट कुछ स्पेशल लोगों के लिए है ना, जैसे कि पॉक्सो एक्ट चिल्ड्रंस के लिए है, तो ये हो गया स्पेशल है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये क्या हो गया? स्पेशल, सिर्फ विमेंस के लिए है, तो ये हो गया स्पेशल लॉज। फिर इसी तरह से देखो आप पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है? जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये क्या होगा? पर्सनल लॉ। लोकल लॉ जो होता है बिहार रेंट वाला, हरियाणा रेंट, तो वो हो गया आपका लोकल लॉ। इंटरनेशनल लॉ तो आपको पता है, जस्ट मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। फैमिली लॉ तो पता है आपको, ये फैमिली लॉ में क्या होता है? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग? एडॉप्शन के लिए पढ़ते हैं, सक्सेशन पढ़ते हैं, तो वो सारा किसके अंदर आएगा? फैमिली लॉ के अंदर। मर्केंटाइल लॉ के अंदर क्या आता है? पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा बेसिकली बिजनेस लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ या फिर आप कमर्शियल लॉ बोलो लो, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, ये सारा किसके अंदर आएगा? कंपनीज एक्ट, लेबर एक्ट किसके अंदर आएगा? ये सारा कमर्शियल के अंदर आएगा। तो इतना सारा जो लॉ का क्लासिफिकेशन है, ये कौन बताया जी मुझे? ये इतना जो आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन, ये कौन बताया? तो ये जूरिस्प्रूडेंस बताता है। जूरिस्प्रूडेंस क्या बताता है? कि लॉ कितने तरह के होंगे। समझ में आ रहा है? लॉ का टाइप क्या होगा, लॉ का ब्रांच कितने तरह के हैं, लॉ आया कहां से है, ये सब कौन बताता है? ये सब जूरिस्प्रूडेंस बताता है। देख रहे हो, बहुत आसान है भाई जूरिस्प्रूडेंस, बस आप अच्छे से पढ़ो। देखो लॉ का कोडिफिकेशन, ये भी कौन बताएगा हम लोगों को? ये बहुत जगह आपने सुना होगा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, है ना।
कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ये क्या होता है, कौन बताता है? देखो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ क्या होता है, सपोज कर लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा अनसर्टेन लॉ है, ठीक है, अनयूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे मान लो कानून है, ठीक है, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई सिस्टम में नहीं है, इधर से उधर पूरा फैला हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे कानून है, ठीक है, एक सिस्टम आप ये देख लिए। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये सभी कानून को, ये जितना सारा आप यहाँ पे लॉ देख रहे हो ना, ये सारा क्या है, अनसर्टेन है, अनयूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लो मैं इसको एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, बहुत अच्छे से एक अरेंज फॉर्म में, सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिकली एक अरेंज फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूं। तो ये जो मैं सिस्टमेटिक फॉर्म में अनसर्टेन प्रिंसिपल को जो लिख रहा हूं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से सुनना भाई, यहाँ पे देखो बहुत सारा अनसर्टेन लॉ है, तुमको दिख रहा होगा, बहुत सारा अनसर्टेन लॉ है, अभी मैंने बताया ना अनसर्टेन, अनयूनिफॉर्म, बहुत सारा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स क्या करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्स करेंगे किसमें, सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एकदम सिस्टम में लिखा हुआ, तुमको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा इधर वाला, आई एम श्योर, देख लो कितना अच्छा से अरेंज किया हुआ है। तो यही होता है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। बहुत सारा लॉ होता है, जब हमको उसको कोडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, एकदम सिस्टमैटिक वे में उसको हम लोग रिटन लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को, जैसे इंडियन पीनल कोड 1860 है, तो 1860 में बहुत सारा अनयूनिफॉर्म लॉज था, ठीक है, और इसको हम लोग क्या किए थे, अनयूनिफॉर्म लॉज को हम लोग इसको कन्वर्ज कर दिए, किसमें, एक सिस्टमैटिक वे में इसको हम लोग लिखे थे, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिए थे, इसी को हम लोग बोलते हैं कोड, ठीक है। ये जो अनयूनिफॉर्म तुम देख रहे हो भाई, इसको हम लोग क्या किए थे, ट्रांसफॉर्म किए, अनयूनिफॉर्म को किसमें ट्रांसफर की, सिस्टमैटिकली अरेंज किए यहाँ पे। तो इसी को बोलेंगे, जो सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं, जहां पे मेरा हाइलाइटर चल रहा है, इसी को बोलते हैं कोडिफिकेशन। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। बहुत सारा लॉ हमारे देश में कोडिफाइड है, जिसका यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ सकते हो, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब कोडिफिकेशन से बना हुआ हमारे यहाँ लॉज है। और ये जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है, ये कहां पता चला हम लोग को, कोडिफिकेशन ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। ये हम लोग को कहां से पता चला भाई, तो ये हम लोगों को ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद पता चला। देख लो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये लॉ होता क्या है, यही पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। मेरे से यदि इंस्टाग्राम पे आपको कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ये देखो आप इस पे क्लिक करो, ये उनके लिए, जब आप पीडीएफ देखोगे डायरेक्ट कनेक्ट करना है, कुछ भी पूछना हो ना, आप यहाँ पे कर लो। सब्सक्राइब करना है तो यूट्यूब इस पे क्लिक करो, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लोगे। चलो ठीक है। अब देखो स्टेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे 1-1.5-2 घंटा का लेक्चर हो सकता है, बट मैं यहाँ पे देखो स्टेट को समझना है ना, स्टेट को। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में आपको स्टेट मिलेगा और आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बताएगा स्टेट। आप लॉ में बहुत बार सुने होंगे स्टेट स्टेट स्टेट, इतना बार स्टेट सुने होगा मैं बता नहीं सकता, बहुत स्टेट सुनते हैं हम लोग। स्टेट क्या होता है ये कौन बताएगा, ये भी हम लोग को ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा। वैसे पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे ये, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। स्टेट को आपको ध्यान रखना है, समझ में नहीं आएगा उतना डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता, बट आपको मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बताता हूँ। यदि आपको स्टेट नहीं समझ में आ रहा है ना, आप ये समझ लो, स्टेट का मतलब नेशन, कंट्री, गवर्नमेंट, ठीक है। ये 3-4-5 सिनोनिम्स आप ध्यान रखो। कंट्री मतलब हो गया नेशन, और ये सबको हम लोग स्टेट बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। अब ये स्टेट बनने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो कढ़ाई चाहिए, उसमें पानी डालो, फिर चावल डालो, फिर गैस चाहिए, तो बहुत सारा एलिमेंट चाहिए ना। जैसे सब्जी बनाने के लिए बहुत सारा एलिमेंट चाहिए, तो सेम उसी तरह से स्टेट किसको बोलेंगे हम लोग, तो स्टेट बनने के लिए हमारे पास 4 एलिमेंट होना चाहिए। एक पॉपुलेशन होना चाहिए। चलो सपोज कर लेते हैं हम लोग इंडिया, तो हमारा इंडिया क्या है, स्टेट है कि नहीं है, चलो देखते हैं। तो इंडिया के पास पॉपुलेशन है कि नहीं, हाँ सर 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे पास। चलो पॉपुलेशन है हमारे पास, डेफिनेटली हाँ भाई बिल्कुल है। 3.25 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर हमारे पास
डिफिनिट टेरिटरी है, लैंड है भाई। हमारे पास गवर्नमेंट है कि ना? हाँ बिल्कुल है गवर्नमेंट, हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है। सॉवरेनिटी है कि ना? हाँ बिल्कुल है, हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास है, प्रेसिडेंट है, और हम किसी से बाइंडिंग भी नहीं है। तो ये 4 एलिमेंट हमारे इंडिया के पास है। तो इंडिया क्या हो गया भाई? इंडिया स्टेट हो गया। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ एकदम फास्ट। जैसे बिहार क्या स्टेट है? मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ इसलिए मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। चलो, क्या बिहार स्टेट है? तो देखो, बिहार के पास अपना पॉपुलेशन है, हाँ बिल्कुल है, 12-13 करोड़ पॉपुलेशन है। चलो, बिहार के पास पॉपुलेशन भी है। डिफिनिट टेरिटरी है, हाँ भाई डिफिनिट टेरिटरी है बिहार के पास। गवर्नमेंट है, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है। सॉवरेनिटी है क्या बिहार के पास? भाई साहब यही नहीं है। यदि ये होता तो बिहार भी स्टेट होता। तो बिहार के पास सॉवरेनिटी नहीं है, बिहार का कोई सुप्रीम हेड नहीं है, ठीक है। तो बिहार हमारा स्टेट नहीं हुआ। समझ में आया? स्टेट होने के लिए ये 4 एलिमेंट चाहिए तो ही स्टेट होगा। ये बातें हमें कहाँ से पता चली? ये बातें हमें कौन बताएगा? स्टेट ये होता है, स्टेट होने के लिए ये चाहिए। फिर आप यहाँ पे फिर सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ोगे, पॉपुलेशन कैसे क्या सब पढ़ोगे। खैर, स्टेट होने के लिए ये सब चाहिए, कहाँ से पता चलता है? ये भी हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है भाई, यदि तुम स्टेट बनने चाहोगे तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बताएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या, हर एक टॉपिक पे 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत बार आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना। जब मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा था उससे पहले मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता था। मैं देखो, सब टॉपिक पे 1 घंटा हो सकता है, मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है? अभी स्टेट पढ़ाना आपने, स्टेट मतलब समझ लो गवर्नमेंट, कंट्री, इनका क्या काम होता है, इनका मेन फंक्शंस क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है भाई कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और सोसाइटी में पीस मेंटेन करना, पीस एस्टैब्लिश करना, और लोगों को सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना। ये मेन काम किसका होता है? स्टेट का होता है। तो अब इस काम करने के लिए, अब हम लोगों को शांति देने के लिए, पीस देने के लिए सोसाइटी में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट क्या करता है? स्टेट क्या करता है? जल्दी बताओ। ये जो स्टेट का फंक्शंस है ना, इसको डिस्चार्ज कर देता है। किसके हेल्प से? अब देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना कि सर सोसाइटी में मेंटेन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर, पीस करेगा, स्टैब्लिश कैसे करेगा, किसके हेल्प से करेगा? तो वो करेगा लॉ के हेल्प से, ठीक है। किसके हेल्प से करेगा? लॉ के हेल्प से। समझ रहे हो? लॉ किसके थ्रू करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मेन काम क्या होता है? जैसे हम लोग इंडिविजुअल हैं, सबका राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और जो कानून है, जो लॉज है, उसको इन्फोर्स करना। जो यदि कोई गलती कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दिलवाना। ये किसका काम है? लॉ ऑफ जस्टिस का, ठीक है। आप ध्यान रखना, लॉ ऑफ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हमारे यहाँ 2 है, एक क्रिमिनल जस्टिस है और एक सिविल जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ये सबको मैं डिटेल में एक पर्टिकुलर वीडियोज आएंगे। अब देखो, पनिशमेंट का बैकग्राउंड, अब जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं पनिशमेंट क्या होता है। पनिशमेंट क्या होता है, इसका थ्योरी क्या है, पनिशमेंट का मीनिंग क्या है, पनिशमेंट कितने टाइप का होता है, ये सब कहाँ से पता चलेगा हम लोगों को? ये हम लोगों को पता चलता है ज्यूरिस्प्रूडेंस से, ठीक है। डेथ पेनल्टी कैसे होता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जेल में रहते हैं 3 साल से कम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ये सारा जो काइंड ऑफ पनिशमेंट है, ये कहाँ पता चलेगा हम लोगों को? ये जब हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट का मीनिंग हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अच्छा, याद करो, बचपन में हम लोगों को मैम और टीचर हमारे जो होते थे स्कूल में, हम लोग को पनिशमेंट देते थे। बेसिकली पनिशमेंट में क्या होता है? जब हम लोग कुछ गलती करते थे क्लास में, कुछ हम लोग बदमाशी करते थे, उसमें हम लोग गिल्टी पाए जाते थे, तो हमारे टीचर हम लोग को दर्द हो, एहसास हो, अगले बार से हम लोग इस चीज़ को रिपीट ना करें फ्यूचर में, उसके लिए वो हम लोगों को पनिशमेंट देते थे स्कूल में। आई होप आपके साथ भी होता होगा। तो सेम इसी तरह से पनिशमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है। पनिशमेंट क्या है भाई? पनिशमेंट एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में भी क्या होता है, जब कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है किसी क्राइम के लिए, किसी क्राइम के लिए जब पर्सन गिल्टी पाया जाता है, तो उसको स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पेन दिया जाता है, ठीक है। कुछ पेन, कुछ दर्द दिया जाता है कि बेटा तू अगले बार से फिर ये काम को रिपीट मत करना, ठीक है। इसीलिए हम लोग पनिशमेंट देते हैं। ये पनिशमेंट का थ्योरी है, इसमें बहुत सारा बातें हैं, मैं आपको डिटेल में उतना नहीं जा रहा हूं, बट हाँ थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें आप पढ़ोगे
काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली कितने काइंड्स का है, तो बेसिकली पनिशमेंट का 5 काइंड है। आप जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे डेथ पेनल्टी, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, फाइन, सब पढ़ लेना आप। नेक्स्ट, राइट एंड ड्यूटीज। देखो आप लोग बहुत बार राइट्स एंड ड्यूटीज सुने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे या फिर बहुत सारा लॉज में आपने सुना होगा राइट्स एंड ड्यूटीज। जहां पे राइट्स होता है वहां पे ड्यूटीज भी होता है, जहां पे ड्यूटीज होता है वहां राइट्स होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होता है भाई, कितने तरह के राइट्स होते हैं, कितने तरह के ड्यूटीज होते हैं, ये कहां पता चलेगा हम लोग को? राइट्स का मीनिंग क्या होता है, ड्यूटीज का मीनिंग क्या होता है, ये कहां पता चलेगा हम लोग को? कौन बताएगा? किसी बुक में आप देखे हो बहुत सारा लॉज आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, बैंकिंग लॉ, आप कहीं पे नहीं देखे होगा, आप सब जगह देखे होगे राइट से लिखा हुआ है, ड्यूटीज लिखा हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा देखे होगे, लेकिन आपको वहां पे कभी डिफाइंड नहीं मिला होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ, ये कहां पे डिफाइन होता है? ये जूरिस्प्रूडेंस में डिफाइन होता है। जैसे ये राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, ये कहां पे हम लोगों को मिलेगा? ये देखो, ये लॉ का प्रिंसिपल है। ये क्या है भाई? ये लॉ का प्रिंसिपल है। और लॉ का प्रिंसिपल कहां पढ़ते हैं हम लोग? जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। इसलिए राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में कहां पढ़ेंगे हम लोग? जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप देख लो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल आप समझ जाओगे। सपोज कर लो यहां पे ना एक पर्सन है ये, ठीक है, और एक पर्सन ये है, ठीक है। ये मान लो 100 रुपया देता है बी को, ठीक है, ये ए है और ये बी है। मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको दिखे, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये इसको देता है भाई, ए देता है बी को 100 रुपया। अब इस पर्सन का जो एक्शन है ना, आप देखो ये क्या कर रहा है यहां पे, एक्ट क्या कर रहा है? 100 रुपया बी को दे रहा है। एक्ट क्या कर रहा है यहां पे? ये देखो इसका एक्ट क्या है भाई, ये 100 रुपया बी को दे रहा है। और इसको लॉ क्या बोला पता है? लॉ इसको बोला, लॉ इसको एक परमिशन दिया, परमिशन बोलो या फिर इसको प्रमोट प्रोटेक्ट किया कि बेटा यदि 100 रुपया तुम्हारा ये नहीं देगा तो तुम सूट फाइल कर देना कोर्ट में। लॉ क्या बोला इसको कि देखो इसका एक्ट क्या किया, पहले ये बताओ मेरे को, ए क्या किया? ए एक एक्ट किया, 100 रुपया दिया बी को, और उसको लॉ क्या बोला कि बेटा यदि तुमको ये 100 रुपया लौटा के नहीं दे तो तुम केस कर देना, तुम सूट फाइल कर देना। देख रहे हो, यहां तक समझ में आ गया? अब एक बात बताओ मेरे को, इस पर्सन का जो एक्शन है इसको परमिट कौन किया? लॉ किया। यही डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, एनी एक्शन ऑफ ए पर्सन परमिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड राइट। इसका जो ये 100 रुपया है ना भाई, ये जो 100 रुपया जो एक्शन है इसका, ये हो गया राइट। अब इसका राइट क्या है यहां पे? 100 रुपया इससे लेना, ये 100 रुपया बी से लेना किसका राइट है? ए का राइट है। ए का राइट है 100 रुपया बी से लेना, और बी का क्या काम है भाई? 100 रुपया इसको रिटर्न करना, ठीक है। यदि रिटर्न नहीं करेगा ये तो लॉ इसको तो परमिट किया था ना, यदि रिटर्न नहीं करेगा ये तो क्या करेगा? ये रिटर्न नहीं करेगा तो ये क्या करेगा भाई? लॉ इसको परमिट किया था, केस कर देगा ये। तो तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट जिसको यदि लॉ तुम्हारा कोई भी रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारा कोई एक्शन पर्सन का, ठीक है, कोई तुम्हारा एक्शन जो लॉ के द्वारा परमिटेड है वो राइट्स होगा, ठीक है। अब यहां पे एक बात बताओ, बी का क्या काम है? 100 रुपया देना। मान लो चलो बी एक काम कर रहा है, यहां पे कुछ परफॉर्म कर रहा है, चलो 100 रुपया बी दे देता है। बी तो कुछ किया ना भाई। तो बी जो किसी, यहां पे देखो ए अनदर पर्सन है, बी के द्वारा क्या हो रहा है? अनदर पर्सन के लिए कुछ कर रहा है। देखो आराम से सुनो मेरी बात को, बी अनदर पर्सन मतलब ए, अनदर पर्सन के लिए बी भी कुछ कर रहा है, डू समथिंग, ये भी कुछ कर रहा है भाई। ये क्या कर रहा है? 100 रुपया जो लिया था वो रिटर्न कर रहा है। समझ रहे हो? जब भी तुम कुछ करते हो किसी अनदर पर्सन के लिए तो वो तुम्हारा ड्यूटीज है, वो तुम्हारा ड्यूटीज है। यहां पे ए का क्या राइट बना? 100 रुपया उससे लेना, ये ए का राइट है, और 100 रुपया उसको देना ये बी का ड्यूटीज है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ए का राइट 100 रुपया लेना क्यों पड़ा? क्योंकि इसको लॉ परमिट कर रहा था, इसीलिए इसका राइट बना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई तुम्हारा ऐसा एक्शन, कोई इंटरेस्ट जो रिकॉग्नाइज है,
स्टेट के द्वारा जो प्रोटेक्ट किया जाता है, स्टेट के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं लीगल राइट। जैसे मान लो पढ़ाई का, ठीक है, एजुकेशन का, हम लोगों को सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 6 साल से लेके 14 ईयर तक का जो चिल्ड्रंस होता है, सबको गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, पढ़े हो ना, राइट टू एजुकेशन में, तो वो उनका लीगल राइट है कि उनको एजुकेशन फ्री में मिले। देखो उनका जो वो इंटरेस्ट है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे स्टेट प्रोटेक्ट करेगा तुम्हारा राइट को, वो बन जाएगा लीगल राइट। आई होप ये समझ में आ गया। देखो इसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा समझ लो आप राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होता है बस। चलो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स। तो देखो बहुत सारे काइंड्स है राइट के, यहाँ पे 2 3 4 मैं बोल देता हूँ, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव राइट होगा। राइट इन रेम जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, राइट इम्पर्सन थोड़ा मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बात भी किया है। तो ये कुछ राइट्स हैं, आप देख लेना, लीगल इक्विटिकल राइट्स सब। अभी मैं बहुत लंबा हो जाएगा। चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो ड्यूटीज थोड़ा देख लो। देखो अभी मैंने आपको बताया था जब पर्सन कुछ करता है, ठीक है, पर्सन जब कुछ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीज, है ना। यहां पे देख लो, टू डू फ्रॉम डूइंग समथिंग इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। देखो ये सब बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, बस अभी आप इतना समझ लो कि काइंड्स ऑफ ड्यूटीज भी देख लो एक बारी। ये कुछ काइंड्स है ड्यूटीज के, यूनिवर्सल, मोरल, लीगल, ये सब मैं देखो ये मैं इसलिए इस पे अभी ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा किसी और दिन। अभी इस पे यदि मैं ज़्यादा बात करूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी और करेंगे। देखो मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख इसलिए दिया है क्योंकि आपको ना एक आइडिया लगे, ठीक है, आखिर पढ़ते क्या हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में। तो आपको आई होप कि आइडिया लग गया होगा कि जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग जो बहुत सारा थ्योरीज होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। देखो पर्सन क्या होता है, पर्सन जैसे कि ऑर्डिनरी सेंस में हम लोग पर्सन को क्या बोलते हैं? पर्सन मींस बेसिकली ह्यूमन बीइंग। हम लोग सोसाइटी में भी समझते, कोई बोलता है पर्सन तो हम लोग समझ जाते हैं ह्यूमन बीइंग। लेकिन देखो पर्सन आया कहां से? पर्सन आया है लैटिन वर्ड पर्सोना से, और पर्सोना मींस पर्सोना मींस क्या होता है? दोज हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। बेसिकली लॉ के द्वारा जो रिकॉग्नाइज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन। लॉ के द्वारा जो रिकॉग्नाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन। सपोज कर लो मेरा कंपनी यदि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज है तो मेरा कंपनी भी क्या कहलाएगा भाई? मेरा कंपनी भी पर्सन कहलाएगा, ठीक है। पर्सन किसी भी एज, ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग को तो हम लोग पर्सन बोलते ही हैं। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ आज के टाइम में बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारा कॉरपोरेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये सबको भी हम लोग पर्सन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया इन सबको भी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और पर्सन मींस ह्यूमन बीइंग तो होता ही, किसी भी एज के तुम ले लो या फिर किसी भी कोई भी सेक्स ले लो, सबको हम लोग पर्सन बोलेंगे। बहुत डिटेल हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस हम लोग बहुत तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आप जब लॉज पढ़ोगे ना, वहाँ पे हर एक जगह वर्ड यूज होगा पर्सन, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा पर्सन किसको बोलते हैं। ये कौन डिफाइन करेगा? क्योंकि लॉ का कॉन्सेप्ट है। और हम लोग क्या पढ़े हैं? लॉ का कॉन्सेप्ट, लॉ का टर्म कहां पे डिफाइन होता है? जूरिस्प्रूडेंस में। तो इसीलिए आप पर्सन के बारे में कहां पढ़ रहे हो? जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। पर्सन 2 तरह का होता है, काइंड ऑफ पर्सन में देख लो आप पहले। एक होता है नेचुरल पर्सन, ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल कंपनी, कॉर्पोरेशन, और नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग। ऑनरशिप देखो यहां पे मैंने बहुत सारा और भी टर्म लगा कर रखा है, जैसे कि यहां पे देख लो आप क्या है, ऑनरशिप देख लो। ऑनरशिप का आप मीनिंग देखोगे, डिफिनेशन देखो, काइंड्स ऑफ ऑनरशिप। उसी तरह से लायबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, टाइटल पढ़ोगे आप, ये इंटेंशन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज आप देख रहे हो ना, ये सारा टर्मिनोलॉजीज किसका है? हिस्ट्री का, सिविक्स का? नो नो नो, ये सारा टर्मिनोलॉजी
भाई साहब ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, तो आप जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे ये सारा टर्मिनोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा, ये सब आपको आइडिया लगेगा। आप बहुत जगह देखोगे कि लिखा होता है कि पर्सन का इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो ये इंटेंशन क्या होता है भाई, ये टाइटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये कौन बताएगा हम लोगों को? तो ये हम लोगों को ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग पढ़ते क्या हैं। जैसे पोजीशन, सक्सेशन, ये सब आपको कौन बताएगा? ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा क्या होता है। प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, ये जो प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, ये भी आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस बताएगा। और उसके बाद स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये बहुत लंबा टॉपिक है और इस पर मैं पर्टिकुलर 6 ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल्स हैं उस पर मैं वीडियोस 1 बाय 1 करके लेके आऊँगा, आप बने रहना। थोड़ा सा मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस स्कूल में बता देता हूँ। स्कूल्स क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे फिलोसफर है, मान लो 4 फिलोसफर है, सबका कहना लगभग एक ही है, मतलब सबका मूल बात मान लो एक ही बोलना है, क्या? नॉलेज ऑफ लॉ। सब थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं लेकिन सबका एक ही चीज बोलना है, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, मान लो चलो ये चारों आदमी से पूछा कि भाई साहब बताइए ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो इनका बोलना था नॉलेज ऑफ लॉ। सब थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर, लेकिन कोर पॉइंट सब चारों लोग क्या बोल रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉलेज ऑफ लॉ है। तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, एक स्कूल में डाल दें, क्योंकि इन सब का जो थॉट है वो कैसा है, सिमिलर है। फिर यहां पे चलो हम लोग 4 पर्सन को ले लेते हैं, ये 4 पर्सन का एक थॉट है, ठीक है। तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग स्कूल में रख देंगे। तो समझ में आ रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? बेसिकली स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली चलो यार मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपको आई थिंक इतना में समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ये सब पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे और आई एम श्योर यूट्यूब पे होगा भी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं लॉ के, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंपॉर्टेंस बाकी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अभी बाकी है। मैं आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो सब पढ़ने के बाद जब आप कंक्लूड करोगे ना तो आपको और मजा आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने में। देखो लीगल थ्योरी क्या होता है, आप ना बहुत बार सुने होंगे लीगल थ्योरी, लीगल थ्योरी। सबसे पहले ये जान लो, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना लीगल थ्योरी, ये जो टर्म देख रहे हो, एक्चुअली ये टर्म है, ये जो टर्म आप देख रहे हो सबसे पहले क्वाइंड करा गया था ये डब्ल्यू फ्राइडमैन के द्वारा 1945 में। ये हाईलाइट में है जब इनका बुक पब्लिश हुआ, ये सब कहानी आप पढ़ोगे बाद में। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, लीगल थ्योरी ये जो टर्म देख रहे हो आप, ये सबसे पहले क्वाइंड कौन किया था? डब्ल्यू फ्राइडमैन इन 1945, ठीक है, 1945। अब ये लीगल थ्योरी है क्या भाई, है ना? लीगल थ्योरी है क्या, बहुत सुने तुम लोग। लॉ का जो थ्योरी होता है, लॉ का थ्योरी, जैसे आप सुनते हो ना कि प्रैक्टिकल थ्योरी, वो जो थ्योरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली। जैसे हम लोग बायो में क्या करते थे, थ्योरी करते थे, फिर जाके लैब में प्रैक्टिकल करते थे। याद करो 10 तक हम लोग क्या करते थे, पहले क्लास में थ्योरी पढ़ते थे, फिर लैब में जाके प्रैक्टिकल करते थे। तो इसी तरह से लॉ का जो थ्योरी है, लॉ का थ्योरी, किसका थ्योरी भाई? लॉ का थ्योरी। लॉ का थ्योरी को हम लोग बोलते हैं लीगल थ्योरी। सो सिंपल। देखो लीगल मीन्स क्या होता है भाई? लॉ, एंड थ्योरी मीन्स तो थ्योरी ही होता है। तो किसका थ्योरी, ध्यान रखना, लॉ का थ्योरी को हम लोग बोलते हैं लीगल थ्योरी। तो लॉ का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखो यहां पे हायर क्लासेस के लिए पढ़ रहे हो ना भाई, तो कैसे एनालिसिस करोगे? बच्चे की तरह नहीं ना। तो हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे? सिस्टमैटिक वे में। कैसे स्टडी करेंगे लॉ का थ्योरी को? कैसे स्टडी करेंगे भाई? सिस्टमैटिक वे में। समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे हम लोग किसका? थ्योरीज ऑफ लॉ का। भाई सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ लॉ का। ये जो एनालिसिस होता है लॉ का, उसका भी स्टडी कैसे करेंगे हम लोग? सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो लीगल थ्योरी क्या होता है? लॉ का एनालिसिस करता है। सो सिंपल। लीगल थ्योरी क्या होता है भाई? लॉ का एनालिसिस करता है। इसको ध्यान रखना। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिलोसफी का ही बेसिकली बाय प्रोडक्ट होता है लीगल थ्योरी, ठीक है। इसमें भी ये जो लीगल थ्योरी पेपर होगा ना आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी मिलेगा आपको। इसलिए हम लोग बोलते हैं फिलोसफी का बाय प्रोडक्ट होता है लीगल थ्योरी। और इसमें हम लोग एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग लॉ का थ्योरी पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी में डिफरेंसेस क्या होता है, अब हम लोग ये देखेंगे। इसको थोड़ा आराम से देखना, अब मैं थोड़ा भी आराम हो जाता हूँ, मैं तो धीरे से बोलूँगा। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी जनरली हम लोग ना इसको इंटरचेंजेबली ही यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग सिनोनिम्स इसको, जैसे कि यहाँ पे देखो सिनोनिम्स लिखा हो, बहुत सारे लोग इसको सिनोनिम्स के रूप में भी समझते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत जगह इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखो। ज्यूरिस्प्रूडेंस, चलो मैं थोड़ा अच्छा वाला पेन लेता हूँ, हाँ। ज्यूरिस्प्रूडेंस अभी हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ लॉ। वहीं पे लीगल थ्योरी क्या बोलता है, अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े थे, लीगल थ्योरी में क्या पढ़ते थे हम लोग, थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ का थ्योरी पढ़ते थे, और ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ का साइंस। वहीं पे ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी दोनों का बेसिकली पर्पस क्या था, लॉ को एनालाइज करना। दोनों का पर्पस क्या है भाई, लॉ को एनालाइज करना, इसको ध्यान रखना, दोनों का पर्पस है लॉ को एनालाइज करना। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोगों को लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, लॉ का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, इसको एक्सप्लेन करता है। कौन, ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोगों को फंडामेंटल जो होता है लॉ का, उसको एक्सप्लेन करता है। वहीं पे जो लीगल थ्योरीज है ये देखता है, देखो आराम से सुनो, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है, और वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो डेवलप कैसे हुआ, इसको कौन बताता है भाई, इसको हम लोगों को लीगल थ्योरी बताता है। लीगल थ्योरी क्या बताता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ को एक्सप्लेन कर रहा था, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल डेवलप्ड कैसे हुआ, इसके बारे में कौन बताता है हम लोगों को, लीगल थ्योरी। आराम से सुनना भाई, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि राइट, पर्सन, पोजीशन, ऑनरशिप, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, अभी जैसे मैंने बहुत सारा बताया तुम लोगों को। तो इन सभी कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ये सभी जो अभी मैंने जितना सारा आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये सारा कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस। वहीं पे लीगल थ्योरी क्या बताता है, लॉ का जो लिंक्ड है किसके साथ, फिलॉसफी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, जो ये जो लिंक है किसका, लॉ का। भाई लॉ का जो लिंक है ना फिलॉसफी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ, इसके बारे में कौन बताता है हम लोगों को, लीगल थ्योरी। थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, ये ध्यान रखना भाई, दोनों डिफरेंस है। थोड़ा सा देख रहे हो ना कैसे डिफरेंस है। ये हम लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बताता है, तो ये जो प्रिंसिपल बताया ना भाई, इसी प्रिंसिपल को ये लीगल थ्योरी एक्सप्लेन कर देता है। समझ रहे हो, ये जो हम लोगों को लॉ का फंडामेंटल बताता है, इस फंडामेंटल को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर देता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है भाई, ये बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं दोनों का पर्पस क्या है, ठीक है, बोथ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी का, ठीक है। देखो इससे क्या होता है, हम लोगों को ये पता चलता, हम लोगों का जो फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है, ठीक है, इससे हम लोग पता चलता हम लोग क्या जानते हैं, लॉ क्या होता है, और है ये जो हमारा लीगल सिस्टम है, हर एक कंट्री का अपना लीगल सिस्टम होता है, ये लीगल सिस्टम फंक्शनिंग कैसे कर रहा है, समझ रहे हो, ये लीगल सिस्टम कैसे फंक्शंस कर रहा है, और हम लोगों का लॉ क्या है, लॉ आया कहाँ से है। तो ये सब कुछ हम लोगों को पता चलता है कब, जब हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। अब हम लोग कंक्लूजन करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का। देखो हम लोग अभी क्या देखे हैं कि देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लॉयर्स को, जजेस को हेल्प करता है लॉ को रियल सेंस में जानने का, लॉ क्या है रियल सेंस में जानने का बेसिकली हेल्प करता है, लॉयर्स को बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है लॉ का, तो उस केस में तुमको कौन हेल्प कर सकता है भाई, ज्यूरिस्प्रूडेंस ही तो कर सकता है। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा देखा जाता है, जो हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं इन जनरल में, उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है।
आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे में बताओ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊं। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक मैंने पॉइंट लिखा, ये आपको पढ़ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ। हम लोग कभी लॉ से ज्यूरिस्प्रूडेंस को निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले ही पढ़े हो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग किसका स्टडी करते हैं भाई? लॉ का। तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस से कैसे लॉ को निकाल सकते हो? हम लोग कभी लॉ को सेपरेट ही नहीं कर सकते। ये कंक्लूजन निकल के आया ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद, हम लोगों को ये कंक्लूजन निकला कि लॉ को हम लोग कभी देखो यहाँ पे बहुत सारा ज्यूरिस का डेफिनेशन है। यहाँ पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट थोड़ा सा बता के फिर फिनिश कर लेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन से पहले ही एक्चुअली बताना चाहिए था, लेकिन हाँ चलो कोई नहीं, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले, क्या इंपॉर्टेंस है ये देखो, ये इंपॉर्टेंस देखो जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको कि जैसे किसी लैंग्वेज के लिए उसका ग्रामर होता है ना, सेम उसी तरह से ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, उसी तरह से लॉ के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। जिस तरह से किसी लैंग्वेज के लिए उसका ग्रामर होता है ना, सेम उसी तरह से ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए लॉ होता है। उसी तरह से आपको यदि सक्सेसफुल लॉयर बनना है, सक्सेसफुल जज बनना है, तो आपको आपका जो बैकग्राउंड है वो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल होना चाहिए। आपको बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पढ़ो ज्यूरिस्प्रूडेंस यदि आपको अच्छा सक्सेसफुल लॉयर बनना है। तो देखो आपका जो वो लीगल कॉन्सेप्ट में लॉजिकल एनालिसिस होता है ना, उसको, वो जो टेक्निक होता है उसको बहुत ज़्यादा साफ करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आप देखना जो अच्छे अच्छे वकील होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का जो उनका जो लॉजिकल एनालिसिस का जो टेक्निक होता है ना लीगल कॉन्सेप्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा साफ होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से। इसीलिए वो लोग ज़्यादा ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना प्रीफर करते हैं। आप इसको ध्यान रखना। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस से फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है किसी भी कंट्री का, कैसे काम करता है, ठीक है। और जो लॉ बनाते हैं ना, लॉ मेकिंग, देखो स्टडी ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ का स्टडी कहाँ करता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ का प्रिंसिपल का स्टडी कहाँ करता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो कानून बनाएंगे, जो लॉ बनाएंगे, उनके सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या होगा भाई? उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक ज्यूरिस्प्रूडेंस ही तो होगा। तो जो कानून बनाएंगे उनके पास किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? लॉ का। और लॉ का नॉलेज कहाँ मिलता है हम लोगों को? ज्यूरिस्प्रूडेंस को। तो इसीलिए जो लॉ मेकिंग करते हैं ना, उनके लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर मेकिंग लॉ। यहाँ भी वही चीज़ है, लॉयर को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है, वही है। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा इजी पॉइंट लिख दिया कि आपको थोड़ा सा ना हेल्प मिले, ठीक है। जैसे लॉयर, लॉ स्टूडेंट, ये जजेस, लेजिस्लेटर, ये सबको बेसिकली लीगली थिंक और उनके काम में अच्छा बनाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ पे, सोशल वैल्यूज़ पे फोकस करता है। यहाँ जो लास्ट में मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, लॉयर का जो माइंड्स होता है उसको ट्रेंड करता है, ठीक है। ट्रेंड का क्या मतलब है? लॉयर का माइंड ट्रेंड का मतलब ये है कि कब उसको कहाँ पे कौन सा लीगल वोकैबुलरी यूज करना है, कहाँ पे किस एक्सप्रेशन को यूज करना है, कहाँ पे कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल को लगाना है। तो ये सब के लिए माइंड को ट्रेंड कौन करता है भाई? लॉयर्स का माइंड को ट्रेंड कौन करता है भाई? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ट्रेंड करता है हमारा माइंड को, ठीक है। कहाँ पे हम लोग प्रॉपर यूज करें लीगल वोकैबुलरी का, ठीक है। जज को बहुत ज़्यादा, जज जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि उनको हेल्प करता है लॉ को समझने में। जो लेजिस्लेचर लॉ पास करता है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जजेस को, लॉयर्स को, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये आप समझ लें। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, हिस्ट्री के साथ। तो अदर सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, लॉ भी पार्ट ऑफ सोशल साइंस ही है। तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, अदर सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है, उसके साथ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, ठीक है।
तो बेसिकली आप ये समझो ये अदर डिसिप्लिन्स का भी हेल्प करता है। बेसिकली यहाँ पे आप अदर क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं उसको, आपको यहाँ पे ये समझने का मौका मिलेगा कि कैसे लॉ अदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्टेड है, कैसे रिलेटेड है, ये भी आपको कौन बताएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस ही बताएगी। जब ज्यूरिस्प्रूडेंस का आप बुक पढ़ोगे ऑलमोस्ट बेसिकली फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही आप ये पढ़ोगे कि कैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस अदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशनशिप है, कैसे हिस्ट्री के साथ है। तो बेसिकली स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि कैसे लॉ जो है वो रिलेट कर रहा है अदर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये भी कैसे पता चलेगा कि हम लोगों का जो लॉ है ये रिलेट करता है हिस्ट्री के साथ, के सोशल साइंस के साथ, ये कैसे पता चलेगा? ये ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा आपको। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो यार, यदि समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने का। मैं ट्राई करूंगा और भी इससे अच्छा वीडियोस बनाऊं। देखो, कुछ ज्यूरिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो 2-3 ज्यूरिस्ट का डेफिनेशन जल्दी में देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको पहले बताया था ऑलमोस्ट सबके डेफिनेशन में आपको सेम चीज़ मिलेगा कि हम लोग स्टडी किसका करते हैं, लीगल सिस्टम का, लॉ का, हर एक जगह वही मिलेगा। लॉ का स्टडी करते हैं, देखो ना, सब में एक ही बात मिलेगा आपको, साइंस ऑफ लॉ, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ, सब में आपको वही मिलेगा। देखो, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ। तो ऑलमोस्ट सारे फिलोसफर के डेफिनेशन में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि हम लोग लॉ का स्टडी करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। देखो, इस बहुत सारे ज्यूरिस्ट का डेफिनेशन होगा, तो मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर ले आऊँगा जहाँ पे मैं 5-10 ज्यूरिस्ट का डेफिनेशन को अच्छे से 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा, या फिर मैं होगा तो मैं एक PDF का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना जिनको नीड होगा। तो आई होप यदि आप यहाँ तक देखे हो तो आप, यदि PDF है आपके पास तो आप इसको क्लिक करो और डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी भी तरह का आपको कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे से आप कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे से कुछ बात करना चाहते हो, या फिर मुझे कुछ बताना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टा ID है, आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे यहाँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको नोट्स चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है EDUS Hub, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक भी कर दीजिएगा PDF पे, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जाइए, यहाँ पे बहुत सारा बुक है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। इंस्टाग्राम, इस पर क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, यहाँ फेसबुक पे क्लिक करो, फेसबुक पे जाओ। ये मैं PDF के लिए बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक भी देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप यदि यहाँ तक भी देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक भी आ गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे क्या ही मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।